दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि ये वीडियो का टाइटल आपने देख ही चुके हैं, वर्क ऑफ बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का वर्क, उसका फुल डिटेल्स यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इस बारे में, लेकिन उसमें जो है वो सैलरी भी ओल्ड है, मतलब ओल्ड डे के हिसाब से है। इसमें मैं करंट सैलरी बताऊँगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होंगी बीपीएम से रिलेटेड वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया ध्यान से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए वर्क ऑफ बीपीएम। हालांकि जब बीपीएम का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी प्रोसेस भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो मुझे काफ़ी जन पूछ रहे थे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद क्या होता है, तो मैंने फुल सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको और डाउट है तो मैं ट्रेनिंग का भी वीडियो लाऊंगा कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है बीपीएम एबीपीएम की, कैसे क्या होता है वर्क, वो यहाँ पे सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम फुल डिटेल्स के साथ। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है ब्रांच ऑफिस। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रांच ऑफिस में ही बीपीएम काम करता है, ठीक है। बीपीएम का काम सिर्फ ब्रांच ऑफिस में ही होता है। अगर एसओ या एचओ में है तो वो बीपीएम नहीं होता। बीपीएम होते हैं लेकिन एज अ बीपीएम नहीं होते। ओके, ठीक है। तो उनको कुछ और पोस्ट या फिर और डेजिग्नेशन दिया जाता है काम करने के लिए। लेकिन बीपीएम का काम सिर्फ ब्रांच ऑफिसेस में होता है, जो उसको बीओ बोलते हैं हम, शॉर्ट इसमें बीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओ। ओके, उसके बाद होता है एसओ एंड एचओ, सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख लेते हैं, पहले सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बीपीएम का बीपीएम का सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिक है 12,000 रुपीज़, सबको पता ही होगा क्योंकि फॉर्म भरते समय ही वहाँ पे बेसिक सब दिया जाता है। नोटिफिकेशन में भी आपको बेसिक बताया गया है ऑलरेडी, और पहले से ये तय है, ठीक है ना। बेसिक है बीपीएम का 12,000 रुपीज़। आप पहले ज्वाइन होंगे, भले ही बीओ लेवल 2 का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो लेवल 1 पे ही होगी। आपका स्टार्टिंग में सबका, जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं सबका लेवल 1 ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिक है 12,000 बीपीएम का सैलरी, ठीक है। और डियरनेस अलाउंस जो डीए है, ठीक है ना, डीए जिसका फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस, वो करेंटली 34% है, ठीक है। ये जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था 1 साल पहले तब 17% था, अभी 34% है। और ये लगभग साल में 2 बार बढ़ता है, 3%, ठीक है। और सैलरी में भी बीपीएम की इंक्रीमेंट होती है 3% पर ईयर ऑफ बेसिक, ठीक है। तो इस साल 12,000 है तो 3% अगले साल होगा, ठीक है, 3% बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट डियरनेस अलाउंस जो है वो 34% है, मतलब सैलरी भी बढ़ती है आपकी और डीए भी बढ़ता है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है या फिर कभी कभी एक ही बार बढ़ता है, ठीक है। तो करंट जो डीए चल रहा है वो 34% है, उसके हिसाब से बेसिक का 34% लिया जाए तो 4080 होता है, ठीक है। ये इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है 500 या 250 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। एरिया वाइज रहता है क्योंकि कभी कभी रेंटेड ऑफिस होता है, उसकी वजह से 500 मिल जाता है। कभी कभी ऑफिस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, मतलब जो भी है गांव का इलाका, गांव के ऑफिस में ही पोस्ट ऑफिस एडजस्ट किया जाता है, तो उसमें 250 रुपीज़ आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। तो अपन कंसिडर करेंगे 500 मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद ये सबको हो गया आपका सैलरी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक डिडक्शन भी आता है, हाँ। तो फिक्स स्टेशनरी चार्ज है, ये बीपीएम और एबीपीएम दोनों को ही मिलता है 25 रुपीज़, ठीक है। तो ये सब टोटल मिला के, मतलब बेसिक, डियरनेस अलाउंस, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस एंड स्टेशनरी चार्ज मिला के आपका टोटल होता है 16,605 रुपीज़, ओके, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 250 और 500 ये अपना ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की वजह से, ठीक है। उसमें से अब फिर डिडक्शन भी होता है, 250 रुपीज़ डिडक्ट होता है, ठीक है। अब ये 250 रुपीज़ डिडक्ट होता है एज अ प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। जब आपकी फर्स्ट सैलरी स्लिप आएगी तब आपको पता ही चल जाएगा कि डिडक्शन क्या हो रहा है। और अगर आपकी पॉलिसीज़ रहेगी, ठीक है, मतलब आपने अगर पीएलआई निकाला होगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो वो भी डिडक्ट होगा, वो 1-2 महीने बाद अपडेट हो जाएगा। तो आपको जितना भी डिडक्शन होता है सैलरी से, ठीक है, तो वो आपको सैलरी स्लिप में दिख जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसिडर कर रहे हैं, डिडक्शन जो प्रोफेशनल टैक्स सबको लगता है 200 रुपीज़ है, और GIS कुछ तो भी होता है वो 50 रुपीज़, वो सबको लगता है, ठीक है। सब GDS को लगता है, कॉमन रहता है ये। तो 250 रुपीज़ डिडक्शन होता है। तो ये अपन सिर्फ 250 रुपीज़ ही कंसिडर कर रहे हैं। और इन हैंड सैलरी ये डिडक्शन छोड़ के मिलती है आपको 16,355 रुपीज़ फॉर बीपीएम, ठीक है। जब हमने ऑफिस मेंटेन 500 पकड़ा है, जब 250 पड़ेंगे तो 250 माइनस हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो ये है करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ बीपीएम, ठीक है। और सैलरी इंक्रीमेंट मैंने बताती है, ईयरली 3% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और डीए भी साल में 2 बार बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है वो
पॉइंट के हिसाब से रहता है, कुछ तो भी पॉइंट फैक्टर कुछ तो भी हिसाब से रहता है। तो वो डीए का छोड़ दीजिए, डीए तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन ये 3% इंक्रीमेंट सैलरी पर ईयर ऑफ बेसिक होता है, ठीक है। तो ये रहा सैलरी स्ट्रक्चर, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं वर्कलोड, ये मेन आती है, ये मेन बात आती है वर्कलोड। सर वर्कलोड क्या होता है? ये काफ़ी मतलब जनों के सवाल थे का सर बीपीएम को क्या काम करना पड़ता है। ऑलरेडी काम तो मैंने समझा दिया है फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं जाके देखा है तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में मैंने, ठीक है। तो ये वर्कलोड है, तो वर्कलोड सिंपल सा है, देखो दोस्तों, जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, सेविंग, ठीक है, आरडी, सुकन्या, टीडी, फिक्स डिपॉजिट, तो उनके जो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। उनके पूरे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है आपको। डेली अकाउंट्स जो आप लिखते हैं, मतलब डेली का हिसाब, उनका ट्रांजेक्शन उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद लिखा है टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विच आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लाइक टेबल, चेयर, अलमीरा, डेस्क, RICT मशीन, IPV मोबाइल, ठीक है। जितने भी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आपको दी जाती है उन सब का आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो बीपीएम के ऊपर ही सब कुछ आता है, ठीक है। मतलब बीपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। टू हैंडल ऑल कस्टमर्स प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी आपके कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स आएंगे आपके बीओ में, ब्रांच ऑफिसेस में, तो उन सब की प्रॉब्लम का भी आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा उनको। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आपको अपने ऊपर के अथॉरिटी को पूछ के अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अवेयरनेस ऑफ वेरियस अकाउंट स्कीम एंड देयर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। ये आपको गांव में, क्योंकि ये ब्रांच ऑफिसेस होते हैं ये मोस्ट ऑफ द विलेजेस में होते हैं, मतलब सभी विलेजेस में होते हैं। तो आपको गांव में अगर कोई मतलब अभी नया भी हो खुला या फिर पुराना भी हो, लेकिन आपके जो टारगेट्स है कंप्लीट करने के लिए आपको अवेयर करना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम है, ये स्कीम नहीं आई है, ये पॉलिसी नहीं आई है, उनके ये इंटरेस्ट रेट है, इनके ये फ़ायदे हैं। तो आपको इसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ अवेयरनेस अबाउट पोस्टल एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जैसे कि जीवन बीमा होता है, जैसे कि LIC होती है, वैसे ही पोस्टल की LIC होती है, जिसे हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और गांव के लोगों के लिए होते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सब भी आपको अवेयर करना पड़ता है इन सब के बारे में लोगों को, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये अभी एडिशनल जुड़ गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम तो सुना ही होगा आपने, IPBP करके, जो अभी स्कॉलरशिप के लिए सभी अकाउंट निकाल रहे हैं, तो वो इंडिया पोस्ट के ही है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अकाउंट मतलब अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जाके स्कूल में आपको विज़िट देनी पड़ेगी कि स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट मैंडेटरी है और निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वर्कलोड होता है, ये सब संभालना होता है ट्रांजेक्शन। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जब आप वर्क करेंगे तो आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि वर्कलोड आपको समझ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अभी आते हैं टारगेट्स। मेन चीज़ होती है टारगेट्स, ठीक है ना, ये सभी इससे डर जाते हैं। तो टारगेट्स क्या क्या होते हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि सर टारगेट होते हैं क्या। बिल्कुल, अभी एक प्रकार का बैंक ही है, तो बैंक में टारगेट्स तो होते हैं, ठीक है। तो टारगेट्स क्या क्या होते हैं, सेविंग, RD, सुकन्या, ठीक है। तो ये क्या है, अकाउंट्स है, ये अकाउंट के टाइप हैं। जो सेविंग बैंक का अकाउंट या किसी भी नेशनल बैंक में अकाउंट होता है, वैसा ही सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी होता है। RD जो भरते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट पर मंथ, ठीक है। और पोस्ट की RD जो होती है वो 5 ईयर की रहती है, कंपल्शन है 5 ईयर की, उससे कम और उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। RD, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्पेशली फॉर गर्ल्स एज बिटवीन 1 to 10 ईयर्स, ठीक है। 1 से 10 साल की बच्चियों के लिए स्पेशल भारत सरकार की तरफ से योजना चलाई जाती है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से होती है, ठीक है। इसके अकाउंट्स, साथ ही में टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि आपको पता है फिक्स डिपॉजिट तो नाम सुना ही होगा। तो फिक्स डिपॉजिट यानी उसको ही पोस्ट ऑफिस की भाषा में टाइम डिपॉजिट कहते हैं। टाइम डिपॉजिट इसलिए कि आप फिक्स डिपॉजिट कितने साल के लिए रख रहे हैं ये डिपेंड करता है, इसलिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। और बाकी बैंक का अगर कंपेयर करें तो उनके हिसाब से पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम की इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कंपैरिजन करके कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा है दैन अदर एनी बैंक, ओके। देन उसके बाद आता है IPP अकाउंट्स एंड देयर वेरियस सर्विसेज। मैंने अभी बताया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो स्कॉलरशिप के लिए निकालते हैं, प्रेगनेंसी के लिए वुमेन, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तब उनके पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए वो अकाउंट निकाले जाते हैं। और वेरियस सर्विसेज जो होती है वो जैसे कि AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड के ज़रिए लोग अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज, ये अकाउंट निकालना, ये टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप ज्वाइन करेंगे जब आप पोस्ट ऑफिस की जॉब ज्वाइन करेंगे एज अ GDS, तो आपको पता ही चल जाएगा कि टारगेट्स कैसे होते हैं,
ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है आपको लोगों में, और ये आपके टारगेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, देन आता है आधार मोबाइल अपडेट, ये अभी नया जुड़ गया है। आप जब आईपीपी का अकाउंट, मतलब आईपीपी की जैसी आईडी बनती है, एजेंट आईडी बनती है आपकी, उसके बाद आपको आधार मोबाइल अपडेट की भी एक आईडी बनती है, उसी से आप सिर्फ आधार मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो है वो मतलब सब ऑफिस लेवल पे ना जाके ब्रांच ऑफिस लेवल पे ही उनके काम हो सके, इसीलिए ये सेवा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। इसीलिए आधार मोबाइल अपडेट भी आप करा सकते हैं किसी भी कस्टमर का। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो ऐसा है, टारगेट्स का स्ट्रक्चर यही रहते हैं सब कुछ, सेविंग, आरडी, सुकन्या, टाइम डिपॉजिट, आईपीपी अकाउंट्स, आधार मोबाइल अपडेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल वर्क में देखा जाए तो वही है, आईपीपीपी एंड ऑल सर्विस इंक्लूडेड, जिसमें अकाउंट निकालना हो गया, एईपीएस हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, किसी का अगर इंश्योरेंस निकालना है, मतलब बाइक का इंश्योरेंस निकालना हो, कार का इंश्योरेंस, वो भी आप आईपीपी के ज़रिए थ्रू कर सकते हो। पीएमजेजेवाई पॉलिसी है तो वो भी आप आईपीपी के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज है जिसके अंदर आती है, तो आप वो एडिशनल वर्क में आती है, वो अपने को करना पड़ता है। ठीक है, जो भी जीडीएस बीपीएम है उसको करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं लीव्स ऑफ बीपीएम। ठीक है, साल में कितनी बार छुट्टी ले सकता है बीपीएम। ठीक है, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ये लीव्स भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिए, 20 पेड लीव्स इन अ ईयर। ठीक है, 20 पेड लीव मिलती है जिनके आपके पैसे काटे नहीं जाते, वो आपकी ईयर में 20 होती है। तो ये कैसी होती है, जनवरी से लेकर जून तक इसमें आप 10 ले सकते हैं, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप 10 ले सकते हैं। ठीक है, 10 ये 20 हो गया। और किसी ने कमेंट किया था कि सर संडे इंक्लूड होता है क्या? जी हाँ, अगर आपके मतलब छुट्टी के बीच में संडे आ रहा है तो वो पेड लीव में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसको छुट्टी नहीं मानी जाएगी, वो पेड लीव में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 20 पेड लीव्स इन अ ईयर। उसके बाद रहती है 5 इमरजेंसी लीव। ठीक है ना, जैसे कि आपको कुछ भी इमरजेंसी आ गई, अचानक जाना पड़ रहा है, तो आप इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें मिनिमम 1 डे एंड मैक्सिमम 2 डे एट अ टाइम ले सकते हैं। ठीक है ना, ये साल में 5 होती है। ठीक है, 1 ईयर में, एक साल में 5 बार होती है। ठीक है, एक साल में 5 लीव आप ले सकते हैं। रिजॉल्व, हाँ, ओके। तो ये समझ में आ गया, 20 पेड लीव्स एंड 5 इमरजेंसी लीव। उसके बाद आती है अनपेड लीव्स। ठीक है, जिसमें आपके पैसे काटे जाते हैं, मतलब आपको सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, छुट्टी मिल जाती है, सैलरी नहीं मिलती। आपकी जगह पे कोई भी आउटसाइडर या फिर कोई दूसरा बीपीएम लगा दिया जाता है एज़ पर आपके जितने भी छुट्टी के दिन रहेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो आप 30 डेज़ की ले सकते हो। ठीक है, अनपेड लीव, ओके। मिनिमम 30 डेज़ नहीं बोल सकते, इससे भी कम ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। पेड लीव खत्म हो गई उसके बाद आप अनपेड लीव ले सकते हो, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 30 डेज़ की ले सकते हो, जिसको एसडीआर परमिट कर देगा। ठीक है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के हाथ में होता है ये सब कुछ। तो अगर वो सर परमिट करते हैं आपको 30 डेज़ की अनपेड लीव लेने के लिए, तो आप वहाँ पे बिंदास अनपेड लीव ले सकते हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा दिनों की चाहिए, कितने भी जोड़े, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़। ठीक है, तो इतने दिनों की चाहिए तो आपको पीएमजे से परमिशन लानी पड़ेगी। पीएमजे यानी पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, तो उनसे परमिशन ला के आप 90 डेज़ की अनपेड लीव ले सकते हो। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एजुकेशनल लीव नहीं, तो एजुकेशनल लीव यहाँ पे नहीं है कोई भी जीडीएस के लिए। आप अनपेड लीव लेके एजुकेशन अपना कर सकते हो, और आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के साथ साथ आप स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद है गर्ल्स के लिए मैटरनिटी लीव 180 डेज़ फॉर गर्ल्स फॉर देयर फर्स्ट 2 चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए 180 डेज़ मैटरनिटी लीव, ये तो कंपल्सन है, सभी जॉब में होता है और इसमें भी है। ठीक है, एंड नो स्पेशल मेडिकल लीव्स फॉर जीडीएस, कोई स्पेशल मेडिकल लीव नहीं है जीडीएस के लिए, अभी तक तो नहीं है फिलहाल। अगर आगे आएंगी तो मैं अपडेट करा दूंगा इस चैनल पे आपको। ठीक है, तो स्पेशल मेडिकल लीव नहीं है, अगर कुछ हो जाता है तो आपको अनपेड लीव मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये रहे लीव्स ऑफ बीपीएम, इतने सारे आप छुट्टियाँ ले सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया तो आप अपने जीडीएस भाइयों के साथ शेयर कीजिए। अगर जिनको ये इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ बाकी रह गया हो, मेरे ख्याल से कुछ बाकी नहीं रहा है, लेकिन ट्रेनिंग का जो है वो फुल सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाएगा। आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है बीपीएम का मतलब। ठीक है, और इसके बाद जो है वो वर्क ऑफ एबीपीएम भी मैं बनाऊंगा कि उनका क्या काम होता है। देखिए, बीपीएम का तो ब्रांच ऑफिस में होता है, लेकिन एबीपीएम का काम तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस में भी गिरता है, तो उनका वहाँ क्या काम होता है ये सब मैं सारे डिटेल्स बता दूंगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच।